बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मतुल विदा है और आज के दिन को बतौर यौमुल कुद्स मनाया जाता है। तमाम दुनिया में यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है। फ़लस्तीनी मज़लूमीन जो हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाता है क्योंकि इसराइली जो कौम है वो काबिज़ है उनकी सरज़मीन पर और इसराइली बर्बरियत भी फ़लस्तीन में जारी है। तो इस बात को दुनिया में उजागर करने के लिए आज के दिन को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है और आज इस प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और दीगर बातों के हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो कोरोना की सूरत हाल पर भी बात करेंगे क्योंकि ईद करीब आ रही है और लॉकडाउन का आगाज़ हो चुका है। तो हुकूमती इक़दामात और जो शहरियों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और दुकानदारों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल हाउसिंग के तकरीब से खिताब किया तो एक मरतबा फिर से उन्होंने एतराफ़ किया कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो है वो बेहद कमज़ोर है और ये बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता। तो बड़े बड़े लोगों को हम कानून के ताबे लाने की जंग लड़ रहे हैं, इस बात के अज़्म का भी उन्होंने इजहार किया। और इसी बात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बार बार गलतियां करते हैं, उनका एतराफ़ करते हैं और फिर दोबारा से वही गलतियां दोहराते हैं। इस पर बात करेंगे। और अहम पेशरफ्त ये हुई है जी कि पीडीएम और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी वफ़द में मुलाकात हुई है। तो देखते हैं कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है और ऊंट किस कवर पर बैठेगा। और NA 249 की भी बात करेंगे क्योंकि मामला जो है सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है और पीपी और टीएलपी के अलावा सब जमातों ने एक मरतबा फिर से बाइकआउट कर दिया है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा दूँ। तो जनाब नवीद अमान खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़िया निगार हैं और कॉलम निगार हैं, काफ़ी जानी मानी अखबारों में लिखते हैं। तो सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि आज जुम्मतुल विदा है और एक बाबरकत महीना जो है अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है क्योंकि हर चीज़ को इख्तिताम है। तो आज के दिन को बतौर यौमुल कुद्स भी मनाया जाता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यौमुल कुद्स के तौर पर फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जारी बर्बरियत है उसको उजागर करने के लिए आज के दिन को मनाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में आज के दिन इसको मनाने का मकसद ये है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो होने वाले जुल्म हैं उसको उजागर किया जाए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अक़वाम आलम खामोश है। यौमुल कुद्स को फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर मनाया जाता है और ये यकजहती इतनी मजबूत और मरबूत होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड कि तमाम दुनिया को की मुख्तलिफ़ अक़वाम को मुसलमानों के इस दर्द का एहसास हो जाए और ख़ुसूसन वो दर्द जो फ़लस्तीन और अहले फ़लस्तीन सह रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने मौसर अंदाज से हम मुसलमान फ़लस्तीन के साथ अपनी यकजहती का मुज़ाहरा करेंगे उतना ही ज़्यादा मौसर अंदाज से हम इसराइल की पेशकदमी को रोकने में या उसके आगे रुकावट पैदा करने में किसी हद तक कामयाब होंगे, क्योंकि इसराइल आइंदा आने वाले महीनों में पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में अपनी सफारतकारी और अपनी सियासत के ज़रिए अपने लिए रास्ता बना रहा है उसको तस्लीम किए जाने के हवाले से। हमने जितने मजबूत अंदाज से फ़लस्तीन के साथ यकजहती का मुज़ाहरा किया तो ये हमारे कौम के एक रवैये की अक्कासी होगी। अगर हमारी किसी भी हुकूमत ने, ये हुकूमत हो या आइंदा आने वाली हुकूमतें हों, उन्होंने किसी भी तरीके से इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की तो हमारा ये रवैया उनके सामने रुकावट बनेगा। मैं इस बात को कैटेगोरिकली आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो हमारी कौम है और हमारी मजहबी जमातें हैं वो इस हवाले से फ़लस्तीन के हक़ में सबसे ज़्यादा आगे और हरावल दस्ते के तौर पर मौजूद होती हैं और इसराइल के रास्ते, उसके तस्लीम किए जाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होंगी। सही, लेकिन जैसे कि सर मैंने कहा कि कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, अक़वाम आलम तो हमें खामोश दिखाई देती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मुजालिम जारी हैं कश्मीर में भी, फ़लस्तीन में भी। और अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमानों की बात हो तो फिर अक़वाम आलम को चुप ही लग जाती है। लेकिन फ़लस्तीन के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अफसोसनाक अमर ये भी है कि जिस तरह कि आपने इसराइल की डिप्लोमेसी की बात की तो बहुत से मुस्लिम ममालिक ने, जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल के साथ सफारतकारी का मरहला जो है वो उसका आगाज़ भी कर दिया और वो मराहिल में भी है और काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसके कितने बड़े असरात पड़ेंगे फ़लस्तीन के मसले के ऊपर? इसका तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आप ये देखें कि मुख्तलिफ ममालिक अपने मुफाद
मफादात की खातर फ़लस्तीन को पसे पुश डालते हुए इसराइल के साथ हम कदम हो जाते हैं। जैसे लेकिन वो कहते हैं जी आम मुआहदे के तहत ये हो रहा है ताकि फ़लस्तीन के हालात जो हैं बेहतर हो जाएं। फ़लस्तीन के हालात बेहतर हो जाएं तो तभी है ना। फ़लस्तीन के अब जो मौजूदा हालात हैं, आप ये देखिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की कब्र वहाँ पर थी। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसराइली अफवाज ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र को मस्मार कर दिया है, और उसके साथ जो एक मेहमान खाना बना हुआ था जो हिंदुस्तान से जाने वाले ज़ायरीन के लिए बनाया गया था उस ज़माने में जब पाकिस्तान बन रहा था, उस मेहमान खाने को भी मस्मार कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि मुसलमान किस कदर कमज़ोर हैं कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड मौसर अंदाज में नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से फ़लस्तीन का मामला ऐसे तरीके से हल नहीं हो रहा। वो एक मजबूरन हल हो रहा है, जो एक जबर है वो उनके ऊपर मुफाद के तौर पर, वो मजीद उनके ऊपर जबर कायम हो जाएगा। जैसे कल की ताज़ा तरीन कार्रवाई ये है कि उन्होंने निहत्ते जो नौजवान हैं उनके ऊपर गोलियां बरसाई और उन्हें शहीद किया, लेकिन किसी तरफ से भी किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं हुई कि ये जो इकदाम है इसराइल की जानिब से गलत है। सर, इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर तो बात हो गई है हमारी, और थोड़ा सा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अपने मुल्की मसाइल की तरफ भी बात करते हैं। तो कोरोना की सूरत हाल जो है ख़तरनाक से ख़तरनाक होती चली जा रही है, लेकिन जो शहरी हैं वो किसी किस्म की जो है उसकी तरफ नहीं जा रहे, हुकूमती इक़दाम को मानने की भी तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि हुकूमत और जो शहरी हैं और उनके दरमियान जो दुकानदार हैं बड़ी किस्म की चपकलिश सी चल रही है कि जंग सी होने वाली है। और क्या कहेंगे कि किस तरह से कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाया जाए, क्योंकि ईद भी करीब है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बजाय इसके कि बाज़ारों को बंद करें, हुकूमत को 24 घंटे के हवाले से खोल देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितना दुकानें और बाज़ार खुलेंगे, लोग उतनी ज़्यादा स्पेस में अपनी ख़रीदारियाँ कर सकेंगे और वो एक दूसरे के करीब कम आएंगे। यानी अगर लेट आवर्स तक भी दुकानें खुलती हैं तो जो लोग दिन में नहीं आ सकते वो शाम में आ जाएंगे, और शाम में नहीं आ सकते वो दोपहर को रात को आ जाएंगे। आप अगर लॉकडाउन को और इन पाबंदियों को महदूद हद तक करेंगे तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। मिसाल के तौर पे जो वैन्स हैं, बसेस हैं, आप एयरपोर्ट्स के ऊपर, जहाज़ों में, इवन ट्रेन्स में जो सफ़र होता है तो वो कितने करीब होते हैं लोग। आप अगर एयरपोर्ट पर लंबी क्यू भी लगवा दें डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन जहाज़ के अंदर तो क्यू नहीं लगती ना, वो तो सीट के साथ सीट होती है। SOPs का भी तो इख्तियार नहीं किया जा रहा आवाम की जानिब से, वो भी बगैर मास्क के घूमते हैं, सैनिटाइजर्स के बगैर घूमते हैं, और खुले ही आम उन्होंने भी शऊर की कमी भी है, सहूलतों की कमी भी है, मसाइल भी हैं। अगर आप इस्लामाबाद को पिंडी के राजा बाज़ार से कंपेयर करें तो राजा बाज़ार में तो ऐसे होता है जैसे कोई शायद ये मछली मंडी का मछली मंडी कोई एक बंदा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और कोई SOPs का ख्याल नहीं रखता, तो वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल होगा। अगर इस्लामाबाद में लोग कम मुतासर होंगे और पिंडी में ज़्यादा होंगे, ये गुंजान आबाद इलाकों में ज़्यादा होंगे, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। फ़र्क तो ये है कि मुतासर तो इंसान ही होगा ना, तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन सर देखा जाए तो इस वक्त जो है आपके तमाम मुल्क के जितने भी अमूर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मसला है, चाहे वो बाज़ारों का मसला है, चाहे वो मैशियत का मसला है, चाहे वो लोगों के रोज़गार का मसला है, लेकिन इस कोरोना पॉलिसी की वजह से वो बंद होने जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल देते हैं कि आने वाले वक्तों में, जैसे अभी भी ताजर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि छुट्टियों का सिलसिला कम किया जाए, 6 छुट्टियाँ हैं उनको कम किया जाए, हमारे रोज़गार को खोला जाए, तो अगर हुकूमत और ताजरों में किसी किस्म का इत्तेहाद हो जाता है तो किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर। देखिए, ताजरों को रोज़गार कमाने का मौका ज़्यादा मिलना चाहिए, जैसे मैंने अर्ज़ की, क्योंकि ईद के अयाम है ना, लोग ख़रीदार भी मजबूर हैं और जो ताजर लोग हैं वो भी मजबूर हैं, उनके भी तमाम अखराजात पूरे नहीं होते। उसके वक्त को बढ़ा दिया जाए, यानी 6 बजे अगर आप बंद कर रहे हैं तो रात को 11 बजे आप बंद करना शुरू कर दें, तो वो ये है कि लोग ज़्यादा आसानी के साथ ख़रीदारी कर सकेंगे और वो एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, लोगों के अखराजात भी मैनेज हो जाएंगे। सही, लेकिन लोगों के अखराजात को मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी तो मुरतब करनी पड़ेगी, लेकिन जो है लॉकडाउन का जो है आगाज़ हाथ से होने जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरह देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के अमल को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि उसके दायरेकार जो है बड़ा ही सुस्त रवि का शिकार है, लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। तो कहाँ पर लैक है? या तो जैसा कि आपने शऊर की बात की, तो शऊर की कमी है, या हुकूमत जो है उन्हें बावर नहीं करा पा रही? कहाँ पर आपको कमी नज़र आ रही है हकीकी मानों में?
ये रज़ा हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कौमों में शऊर पैदा करना। अगर हमारी हुकूमत इस जदीद वबा के हवाले से अपनी कौम में शऊर पैदा नहीं कर सक रही तो कमज़ोरी और नाअहली हुकूमतों की ही होती है। इतने आपके स्पोक्स पर्सन हैं, पूरे मुल्क में मीडिया आज़ाद है, और हम अपनी कौम को इतना नहीं बता सक रहे कि इंजेक्शन उनके लिए कितना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे पास इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी, जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, वो भी 1% से ज़्यादा की नहीं है, जो दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है पाकिस्तान जहां मिनिमम वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आप ये देखें कि हम सिर्फ लोगों दूसरे ममालिक से खैरात की वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, या हम वाकई दूसरे मुल्कों से वो वैक्सीनेशन अवेलेबल कर रहे हैं अपने मुल्क में। जो सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब हैं यास्मीन राशिद साहिबा, वो कहती हैं कि हमने खरीदी है बाकायदा तौर पर। नहीं, वो खरीदी अगर है, हमारे मुल्क की आबादी कोई 25 करोड़ के लगभग है। हमारे मुल्क में तमाम लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अगर चंद लाख को वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है तो बाकियों का क्या कसूर है? सही, बाकियों को भी तो ज़िंदगी की ज़रूरत है ना, तो उन्हें। और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन पूरे मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट लगनी अहम है, क्योंकि अभी इंसानियत को बचाना है। वहाँ पर अगर आप कीमतन इसको लगाएंगे तो इंसानियत बच नहीं सकेगी, वो मुतासर होकर रहेगी। सही, जैसा कि वज़ीर आज़म ने भी बार बार आवाम से अपील की है कि वो मास्क वगैरह पहने, क्योंकि वो भारत की बात करते हैं, भारत का हाल देखें, और वहाँ पर लोगों जो हैं ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ऑक्सीजन का बहरान है, लेकिन इसके लिए अभी तक किसी किस्म का प्लांट नहीं लगाया गया। नहीं, प्लांट तो इमरान खान साहब ने लगाए थे, वो जो 10 बिलियन प्लांट्स लगाने थे, अगर वो लग गए होते तो ऑक्सीजन तो हमें वाफर मिल गई होती। तो अब इमरान खान साहब खुद, उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि वो जो 10 अरब दरख्त लगने थे वो लग चुके हैं, वो ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और वैसे भी हमारे मुल्क में हमेशा से इमरजेंसी की सूरत हाल को नज़रअंदाज किया जाता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन को सनती बुनियादों पर हमारे यहाँ वो अरेंजमेंट नहीं है। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर हमारी भी जगह सही होगी और हम भी एक्सपोज होंगे जब दूसरे ममालिक हमें ऑक्सीजन फराहम करेंगे। सही, कोरोना के हवाले से तो बात हो चुकी है, जैसे कि आपने कहा कि 10 बिलियन ट्री की बात की थी, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात की थी, तो कल भी हाउसिंग तकरीब हुई है, तो इसमें इमरान खान साहब ने गरीब लोगों को मकान देने की बात की है, और हाउसिंग तकरीब में उन्होंने आगाज़ कर दिया मकानों का, और उन्होंने कहा जी कि गरीब जो हैं पंजाब के वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो उम्मीद है कि फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन मैं इस तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ कि कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है इस तकरीब के अंदर खिताब करते हुए। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो बड़ा ही कमज़ोर किस्म का है, और इसमें हम बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ पा रहे। तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस इंसाफ को जो है ताकतवर बनाए? अच्छा, ये अखबारात की लीड भी है। निज़ाम इंसाफ को मजबूत करना हुक्मरान ही का काम होता है। अगर पिछले हुक्मरानों ने ऐसा नहीं किया तो ये हुक्मरान बहुत सारे दावों और वादों के साथ आए थे। पहले दिन से ही ये एक एजेंडा तय कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले इंसाफ को, तालीम को, सेहत को तवज्जो देनी है, और उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। तो 3 साल होने को हैं, इस हुकूमत ने इंसाफ के मामलात में क्या रिफॉर्म्स की? ये तो हुकूमतों का काम होता है कि वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करे, सोशल रिफॉर्म्स करे, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, वो जुडिशल रिफॉर्म्स करे। इस हुकूमत ने तो अवाम के साथ वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। जो अपोजिशन है उसको हम इतना धकेल के रखा कि उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करके असेंबली के अंदर आप कोई बिल नहीं ला सकते, कोई कानून नहीं पास कर सकते। तो जब तक ये अभी इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स पे तो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की नहीं, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की बात करता हूँ। यहाँ पर भी इमरान खान और पीटीआई की इंतहाई मुनाफिकाना रवैये की बात करता हूँ। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, वेरीफाइंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ पंजाब में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी कहलाता है, उसको परवेज इलाही साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने डिजिटलाइज किया था, कंप्यूटराइज किया था। तमाम लैंड को, पंजाब की लैंड को कंप्यूटराइज कर दिया था ताकि उसमें कोई घपला ना हो, कोई उसमें पटवारी ना खराबी पैदा करे, कोई उसमें नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ना करें और लोगों को उनकी जायदादों से महरूम ना किया जाए। उस सारे निज़ाम को इमरान खान साहब अपनी निगरानी में इन्होंने ख़त्म करवा दिया और वो दोबारा खातादारी में और वो लेजर्स में आ गया। वो उसकी डिजिटलाइजेशन को ख़त्म करवा दिया गया और उसका ये नुकसान होगा। अब एक नई डेवलपमेंट ये आई है कि उन्होंने ये कहा कि आइंदा रजिस्ट्रियाँ जो होंगी वो कागज़ पे होंगी, वो स्टैम्प पेपर भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो किस कदर ज़्यादा गदर मचेगा पूरे पंजाब में। तो एक तरफ आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप डिजिटलाइजेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये किस किस्म की तब्दीली आप ला रहे हैं?
सही चलेगा नहीं ऐसा, ये ऐसा चलेगा नहीं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और बयान भी दिया है कि उन्होंने कहा एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, जो उनका नारा सियासत में आने से पहले था, जो उनका नारा उनका हुकूमत में आने से पहले था, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में चलाया, फिर पूरे 3 साल जो उनकी हुकूमत रही उसमें भी वो बार बार कहते रहे एनआरओ नहीं दूंगा। इसीलिए जो 30 साल हुकूमत करने वाले हैं वो मुल्क को किसी किस्म का हिसाब देने को तैयार नहीं है, इस वजह से इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा। तो वो उन्होंने ये भी कहा कि हम जंग लड़ रहे हैं बड़े लोगों को कानून के ताबे लाने के लिए। बात ये है कि इमरान खान साहब को या उनकी हुकूमत को किसी ने रोका नहीं था कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा ना करें या वो एहतसाब के तकाज़ों को पूरा ना करें। एहतसाब और इंसाफ हमेशा चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से ही शुरू होता है, लेकिन उन्होंने घर से नहीं किया, उन्होंने बहुत बाद में घर की तरफ तवज्जो की। अब से अहम बात यह है कि आप नहीं, वो कहते तो है ना कि हम जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब कर रहे हैं, सारों का एहतसाब नहीं, वो जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब नहीं कर रहे, उन्होंने वो हमाकत कर दी है जहांगीर तरीन साहब को छेड़ के, बेवक्त उनको छेड़ के अपनी हुकूमत को खतरे में डाल दिया है, और अब उनकी हुकूमत इसी वजह से चली जाएगी। ये जो अभी सऊदी अरब जाने चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब अपने वक्त के साथ, मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि शायद ये इनके इक़्तिदार का आखिरी गैर मुल्की दौरा हो, सही, क्योंकि उसके बाद बजट पास होगा, बजट का मामला आएगा और बजट पास होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो उनके 40-45 साथी हैं, अगर वो ही वीटो कर देते हैं इमरान खान साहब के बजट को, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से वो बार बार कहते हैं ना कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा और मैं ये, तो वो इस वजह से कि वो अब चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होके निकाला जाऊं। अब इमरान खान साहब के लिए भी वही जो नवाज शरीफ साहब का स्लोगन था ना, मुझे क्यों निकाला, अब हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद इमरान खान साहब कहें कि मुझे क्यों निकाला। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे नवीद अमान साहब। यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी पड़ी है नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जो तनकीद की गई है अपोजिशन की जानिब से इमरान खान साहब के कल के बयान के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात हो रही थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कल के बयान के मुतल्लिक, जो उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हमारा निज़ाम इंसाफ बड़ा ही कमज़ोर है और हम जंग लड़ रहे हैं ताकतवर को ताबे बनाने के लिए, कानून के ताबे बनाने के लिए। और इसी बयान के ऊपर जो है अपोजिशन की तरफ से भी तनकीद की गई। तो सबसे पहले तो मैं बयान देना चाहूँगा, सामने लाना चाहूँगा PP रहनुमा चेयरमैन जो हैं PP के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो नवीद अमान साहब, उन्होंने ये बयान दिया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं बार बार गलतियां करते हैं, फिर उन गलतियों का एतराफ़ करते हैं, और ये कोई क्लासरूम नहीं है जहां पे गलतियां की जाएं और फिर बार बार गलतियों की गुंजाइश भी हो। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, पहले तो इमरान खान साहब के उस बयान की तरफ तवज्जो करते हैं जो उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ कमज़ोर है। असल में निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर नहीं है, हमारा जो मुकदमात कायम करने का तरीक़ाकार है वो कमज़ोर है। सही, अगर हमारा मुकदमात कायम करने का तरीका शफाफ हो और उस शफाफियत के साथ केस अदालत में जाए तो वहाँ पर हम कुछ साबित करने की पोजीशन में होते हैं। जब आप केस ही भौंडे अंदाज में बनाएंगे, जब उसके अंदर होगा ही कुछ नहीं सिवाय इंतकाम के, तो उसमें से अदालत उसको फिर इंसाफ दे देती है और वो इंसाफ आपको सूट नहीं करता। आप केसेस को इतने मजबूत और इतने मरबूत अंदाज से और इतना हकाइक पर मबनी बनाएं कि वो केस वहाँ पर जाकर अपने आप को साबित कर सके। सही। अच्छा, अब आते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। जैसे मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे नैब का किरदार जो है हमेशा उसमें इबाहम पाया गया है और अदालतें जो हमेशा उसको कहती हैं कि आप अपने केसेस चलाए जाते हैं, उनके ट्रायल्स पे ट्रायल्स होते हैं और लेकिन कोई किसी किस्म का ठोस सबूत नहीं आता हमारे पास। देखें, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है नैब के हवाले से, उनके कंडक्ट के हवाले से, उनकी तफ्तीश के हवाले से, जो नैब के ऑफिसर्स हैं तफ्तीश करने वाले, वो उतने माहिर और एक्सपर्ट नहीं हैं जितने के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। इसीलिए हमेशा, हालांकि नैब भी तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा उनको भी सरजनश करता है कि आप गलत तरीके से कंडक्ट करते हैं, आप हैरस करते हैं, अवाम को भी
ताजर बरादरी को भी, सियासतदानों को भी, और उसमें से जब कुछ इस बात का तो एतराफ़ वज़ीर ख़जाना जो है, हमारे ताज़ा तरीन वज़ीर ख़जाना जो है शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी कल परसों अपने बयान में किया। आप ये देखें कि मुल्क की इकोनॉमी अगर आगे नहीं बढ़ रही तो इस खौफ से नहीं बढ़ रही कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ताजर हैं, वो नैब के खौफ से आगे नहीं बढ़ते। फिर अगर अपनी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती तो वो नैब के खौफ से नहीं करती। वो कहते हैं जी हमें तो नैब का डर रहता है हर वक्त, इसीलिए वो फाइल को हाथ ही नहीं लगाते, वो अपनी जान बचाते। तो आप ये जब खौफ का माहौल पैदा करेंगे तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा। आप ट्रांसपेरेंसी रखें, आप एतमाद दें, आप मुकदमात से, मैं नहीं कहता कि मुकदमात ना कायम किए जाएं, लेकिन मुकदमात जेन्युइन कायम किए जाएं। वो मुकदमात जो जेन्युइन होंगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी होंगे और उससे सोसाइटी पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, मुस्बत असर पड़ेगा। लेकिन अब आप जब पूरे कौम को, पूरे मुल्क को, हर तबके को हिजान में ले जाएंगे तो फिर हिजान की कैफियत हमेशा मुआशरे को पीछे लेके जाती है, खौफ कभी आगे नहीं बढ़ने देता। सही, इसीलिए बिलावल साहब ने कहा कि गलतियां होती हैं और बार बार उनका एतराफ़ होता है, एतराफ़ कर चुके हैं, वो पिछले दिनों कर चुके हैं जी, मुझसे बहुत बड़े बड़े गलत फैसले होते हैं। भाई आप एक सियासतदान के तौर पे सामने आए हुए हैं, अब आप उम्र के इतने मैच्योर हिस्से में हैं, आपने पिछले 25 बरस का आपने कहा हुआ है कि मेरी सियासत की स्ट्रगल है, तो उस सियासत की स्ट्रगल ने आपको कुछ सिखाया नहीं, तो आप कुछ सीख के आते हैं। ये कोई एकेडमी थोड़ा ही है, पूरी दुनिया में सियासतदान बन के आते हैं, यहाँ पर सियासतदान को बनाया जा रहा है और वो बन ही नहीं रहे। सही, तो इस तरह उन गलतियों का अजाला कौन करेगा? उन गलतियों का अजाला इस सोसाइटी को अब कर लेना चाहिए। अब अगले इलेक्शंस में अगर वो ट्रांसपेरेंट और फेयर होते हैं तो उसका अजाला होता हुआ नजर आएगा। अपने पिछले दिनों में जितने भी हमारे बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें उसकी गलती का अजाला होता हुआ आपने देख लिया है कि वो तमाम हल्के जहाँ पर इलेक्शंस हुए वहाँ पर किन पार्टियों ने कामयाबी हासिल की। ये भी एक बड़ा अलार्मिंग बात है कि अगर PMLN वहाँ पर कामयाब हुई है तो उसका जो बयानिया है वो उस बयानिए के बिल्कुल उलट है जो इमरान खान साहब का बयानिया है और जो एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है। तो वो कहते हैं वोट को इज्जत दो और वो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। अगर वो करप्ट थे तो अवाम उनको दोबारा वोट देके क्यों कामयाब करवाती? तो इसका मतलब है कि आप अपने करप्शन के बयानिए को भी सही तरीके से सामने नहीं ला सके, अवाम को कन्विंस नहीं कर सके। जब आप नहीं कर सकेंगे, आप महंगाई को काबू नहीं रखेंगे, आप अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, तो फिर आपको गुड गवर्नेंस का फुकदान है। इस वजह से जो अवाम है उनको भी वापस उन्हीं हुकूमतों की तरफ जाना पड़ रहा है जिनको वो पहले देख चुके हैं, जिनको वो पहले भुगत चुके हैं और जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो चोर उचक्के हैं। लेकिन आपने जिस कि इलेक्शन की बात कर ली तो हम भी इलेक्शन की बात करते हैं, 249 की बात करते हैं। वहाँ पर जो मामलात हैं वो सुलझने के बजाय उलझते चले जा रहे हैं। कल भी मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात की, आज फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि PP और TLP जो हैं वो उन्होंने पेशरफ्त ये हुई कि पहले तो सबने कहा कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जब रिकाउंटिंग होने शुरू हुई तो सारे जनाब वाली उससे मुकर गए और PP और TLP के अलावा जो हैं सब ने कहा कि यहाँ पर रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ जो मेरे नज़दीक है वो है जय पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है। सही। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन मार्क है वो पीपल्स पार्टी के अलावा पूरी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी रहेगा। वो ये है कि अगर 249 इलेक्शन में कोई 70-75 हज़ार के करीब टोटल वोट कास्ट हुए हैं, ये इतने थोड़े वोट्स हैं कि इसको सारी रात 12 घंटे आपने लगा दिए इसका रिज़ल्ट अनाउंस करने में। अगर आप किसी एक हल्के के रिज़ल्ट को 12-12 घंटे के लिए रोकेंगे तो पूरी कौम के सामने एक मखमसा पैदा हो जाएगा। वो कहेंगे कि आप बल्दियाती इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करेंगे, आप 2023 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको कैसे कंडक्ट करेंगे और मैनेज करेंगे। इसलिए जो कारकर्दगी है इलेक्शन को कंडक्ट करने की, वहाँ पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों ही एक्सपोज हो गए। ये मायूसकुन बात है। अगली बात यह है TLP पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई, कल अदम करार दिया हुआ है। उनके 2 मेंबर्स सिंध असम्बली में अभी तक मौजूद हैं और वो इलेक्शंस भी लड़ते हैं और कल अदम भी है। मतलब ये क्या, ये तमाशा है। आप एक पार्टी को कलअदम करते हैं और फिर उसके मेंबरान को कंटिन्यू भी करवाते हैं और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी देते हैं और वो परफॉर्म भी कर देते हैं। TLP जो तीसरे नंबर पर रही, ये एक और ज़्यादा मैसेज है उन तमाम हलकों के लिए जो इस रवैये को, इस पार्टी को या ऐसी तमाम पार्टीज़ को बैन करना चाहते हैं या महदूद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो तीतर बटेर नहीं चलेगा। सही। जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ना तीतर बटेर नहीं चलेगा, तो यहाँ भी नहीं चलेगा। सही। और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो तीतर बटेर है वो भी बहुत खतरनाक बात की उन्होंने। सही।
वो जब उन्होंने ये बात की तो ऐन उस वक्त की, ये इमरान खान साहब के हवाले से ऐन उस वक्त की जब जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान मामला पैचअप होने लगे थे। तो वो चूंकि नहीं चाहते कि पैचअप हो, इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप लाइन ड्रॉ करें और एक साइड पे हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब वो बेनिफिट ना लें तरीन साहब से जो बेनिफिट वो लेके गवर्नमेंट में रह सकते हैं। यानी वहां तो तीतर बटेर की सियासत हो रही है, तो यहाँ पे भी तीतर बटेर की सियासत का कुछ यही मरहला है। क्योंकि नून लीग और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो आमने सामने है, क्योंकि कल पीडीएम में वो एक दूसरे के इत्तेहादी थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कि आपके हलकों में हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे हलकों में आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन यहां पर मामला जो है बड़ी खतरनाक किस्म का आ गया। बल्कि कल नासिर शाह साहब ने भी ये बयान दिया कि जो ही आप नून लीग हारने लगती है तो फिर धांधली हो जाती है। हाँ, यहां भी तीतर बटेर नहीं चलेगा। आप देखें कि जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को, पीटीआई को कुशन दिया, असल में पीडीएम उस दिन टूटी जब पीपल्स पार्टी ने खुल्लम खुल्ला पीटीआई को कुशन दे के बचा लिया। अगर वो ना बचाती तो ये गई थी। सही। उसके बाद तमाम पीडीएम की पार्टीज इलेक्शन की तरफ चली गई। सही। उन्होंने ये देख लिया और फैसला कर लिया कि अब ये पीडीएम गैर मौसर रहेगी, अलामती तौर पर तो रहेगी, लेकिन अब हम इलेक्शन की तैयारी में जाएं। तो इसलिए उनके दरमियान जो एक रवादारी थी, जो एक रख रखाव था, जो एक लिहाज था, वो ख़त्म हो गया और फिर वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ 90s की दहाई वाली पॉलिटिक्स में वापस चले गए। तो हमारे मुल्क में आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आप ये देखिएगा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन मुतहारिब रहेंगी और दोनों ही इलेक्शन में कामयाबियां हासिल करेंगी, और जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो पीटीआई को होगा। सही। लेकिन अभी इस इलेक्शन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर री इलेक्शन होंगे या रीकाउंटिंग ही होगा, री पोलिंग होगी, क्या होगा? नहीं, वो रीकाउंटिंग तो पॉसिबल है, री इलेक्शन मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये डस्का वाला मामला हुआ है और इलेक्शन चोरी किया गया है, और जितनी भी पार्टियां वहां पर इलेक्शन लड़ रही थी उन सारों ने बाइकआउट कर दिया। हालांकि पहले वो खुद दरखास्तें लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा 46 और 45 हमें फॉर्म नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे अहम ये टेस्ट केस है। जब आप 2023 के इलेक्शंस को कंडक्ट करेंगे तो कैसे कंडक्ट करेंगे? सही। एक हलके को, और वो भी चंद हजार वोटों वाले हलके को आप नहीं संभाल सक रहे, तो असल तो सवालिया निशान तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। ये ज़रूर है कि सूबाई हुकूमतें उसके हमेशा उन इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के साथ मुआवन होती हैं, लेकिन बहरहाल उसको सुपरवाइज इलेक्शन कमीशन नहीं करना होता है। तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पर आती है। सही। इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो सवालिया निशान है। लेकिन इसमें पूरी सूरत हाल में मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ भी लेके जाना चाहूँगा कि यहाँ पर इसी इलेक्शन के हवाले से कि पूरी सूरत हाल देखने में आई, हमें जब मैदान नज़र आया तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने रही और फिर बीच में से पीपल्स पार्टी बड़ी खामोशी के साथ जीत गई। तो उस वक्त मैदान में किसी किस्म का किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई, किसी ने किसी किस्म की बात नहीं उठाई। लेकिन जब पीपी रहनुमा जीत गए तो फिर एकदम से शिकायत के अंबार भी लगे। ऐसा जो नजरिया है और ऐसी सोच है वो क्यों है सियासतदानों की तरफ से? हमारे यहाँ बर्दाश्त, जीत को क्यों नहीं तस्लीम किया जाता, हार को तस्लीम नहीं किया जाता, और खुले दिल से दूसरे को की जीत को बिल्कुल ही तस्लीम नहीं माना जाता, उनको मुबारकबाद नहीं पेश की जाती। जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये रिवायत है कि वहाँ कोई भी इलेक्शन जीते, जो हारने वाला है वो अपनी हार को तस्लीम करके उसको मुबारकबाद जीतने वाले को देता है और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम वहीं पर, वो पानी में मधानी वाली बात है, हम उसमें लस्सी बनाते रहते हैं, उसमें निकलता कुछ नहीं है, उसमें झाग ही निकलेगी, उसमें से कुछ भी बरामद नहीं होता। तो इसलिए इस रवैये को हमें अब तर्क कर देना चाहिए, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। इसी बात का अमली मुजाहरा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया। उन्होंने जो खुशाब पे जीतने के ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि आपका कैंडिडेट जीता है तो हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। साथ ही एक अहम पेशरफ्त कल की हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियों की बात हो रही है, इलेक्शन पे तो डिटेल में बात हो गई। पेशरफ्त ये हुई कि जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफ्द की मुलाकात हुई है। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान पीडीएम का? अच्छा, मुस्तकबिल तो पीडीएम का कुछ नहीं रहा। अच्छा, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब जब जेल से रहा हुए तो उन्होंने गैर मुल्की सफारतकारों के साथ तो मुलाकात की, और उन्होंने बाकी सियासतदानों के साथ भी रब्ता किया, लेकिन उन्होंने फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात नहीं की जो पीडीएम के सरबराह हैं। वजह यह है कि पीडीएम में मरियम नवाज़ बड़ी मौसर तरीके से आगे बढ़ती रहीं और उनकी एक बड़ी वहाँ पे पीडीएम में मजबूत पोजीशन थी।
अब मरीम नवाज़ को बैकग्राउंड में धकेलने की कोशिश की जा रही है PMLN में भी। तो क्या वहाँ पे भी नून शीन की सियासत चल रही है? वहाँ ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जो शीन है वो कभी कामयाब हो सकेगी, क्योंकि शीन को जब तक नून की हमायत नहीं होगी वो कामयाब नहीं होगी। वो तो तभी कामयाब होगी जब वो बिल्कुल नून को रिजेक्ट कर देगी, तो उनके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। लेकिन इस सियासत के मौके पर मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ कोई इस तरह की गलती करेंगे। अभी शहबाज शरीफ साहब बाहर भी तो जाना चाह रहे हैं। हाँ, वो बाहर जाएंगे, वो नवाज शरीफ साहब के साथ सारी गुफ्तो-शनीद करने के लिए जा रहे हैं कि हमें अब मुफाहमत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब मुफाहमत की तरफ आगे बढ़े तो उनका बयानिया धड़ाम से गिर जाएगा, और जो पॉलिटिकल माइलेज लिया है नून ने पिछले 3-4 महीनों में अपने बयानिए के हवाले से, वो कोलैप्स कर जाएगा और उसका नुकसान होगा अगले इलेक्शन में। एक जहरियत का मुजाहरा किया गया है मरीम नवाज साहिबा की जानिब से। उन्होंने कहा कि किसी किस्म का हम आइंदा समझौता नहीं करेंगे। अगले इलेक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता होगा। अगर नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए या उन्होंने धीमा रवैया अख्तियार किया या वो बयानिया जो शहबाज शरीफ साहब का है उसको फॉलो किया, तो आइंदा आने वाले इलेक्शंस 1.5 साल 2 साल की दूरी पे हैं, उसमें नून का जो पॉलिटिकल माइलेज ले चुकी है, जो आप ये पिछले इलेक्शंस में बाई इलेक्शंस में देख रहे हैं कि वो तमाम इलेक्शंस नून जीती है सिवाय ये 249 वाली, तो वो तमाम माइलेज वो ख़त्म हो जाएगा, वो तमाम बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि नून कोई भी लो प्रोफाइल पे जाके या मुफाहमत की पॉलिटिक्स पे जाके आइंदा इलेक्शन में जाएगी। नहीं, तो मुलाकात को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात इस अचानक हुई है, अभी हुई है, और ये बार बार कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी, नून लीग की जानिब से भी, कि हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, उन्हें पहले हम अपना तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना पड़ेगा, अपना बंदा भी हम वापस लेना पड़ेगा, शायद अगर बातचीत होती है तो हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तस्लीम भी कर लेते हैं। लेकिन अभी फिर काफ़ी अरसे के बाद जो है वो बर्फ़ पिघली है, मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी वापस आ रही है? ये फेस सेविंग तो है, पार्टीज एक दूसरे को फेस सेविंग देती हैं, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में चौमुखी लड़ी जाती है। जरदारी साहब उधर PDM में का दामन भी पकड़े हुए हैं और इधर हुकूमत को भी डराते हैं। अगर वो PDM के करीब नहीं जाएंगे, फजल रहमान साहब के करीब नहीं जाएंगे, उनके रहनुमाओं के साथ नहीं मिलेंगे, तो इनका डर ख़त्म हो जाएगा। तो इनके ऊपर प्रेशर जनरेट कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने PDM का दामन भी पकड़ा हुआ है। तो जब वो वहाँ से उनको कुछ होता है तो वो इधर रुख कर लेते हैं, इधर से होता है तो उधर रुख कर लेते हैं। तो वो सभी को काबू में रखा हुआ है उन्होंने। सही। हाँ। लेकिन अगर PDM दोबारा से मुतहरिक हो जाती है तो एक तरफ से जहांगीर तरीन साहब भी हैं, दूसरी तरफ से PDM का शोर भी दोबारा से जन्म ले रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इस तरह के बहुत से मामलात होते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, हत्ता कि खुफिया मुलाकातें भी होती हैं जो मंजर आम पर नहीं आती। तो इसका हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा? हुकूमत को कितना मोहतात होना पड़ेगा और कितना प्रेशर लेगी हुकूमत? हुकूमत तो खासी स्ट्रेस में है और रहेगी। PDM थोड़ी सी अगर मौसर हो जाती है, और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब अपने तमाम अरकान के साथ मौजूद रहते हैं और वो अरकान बढ़ रहे हैं, और वो कहाँ से आ रहे हैं? वो PTI इमरान खान साहब की जो अंडर चल रही है, वहाँ से वो PTI जो जहांगीर तरीन साहब के अंडर जा रही है उसमें वो दाखिल हो रहे हैं, और वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहे हैं। जो 45 थे वो अब तकरीबन 60 के करीब हो गए। तो इमरान खान साहब के लिए ये बहुत ज़्यादा फिक्रमंद, इसीलिए वो ज़्यादा हवास बाख्ता हैं, इसीलिए वो कहते हैं मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, क्योंकि उनको पता है कि जब बजट आएगा और वो मंजूर नहीं होगा और मुझे मेरे ऊपर अदम एतमाद हो जाएगा और वो मुझे वैसे ही निकाल देंगे, तो बेहतर यह है कि मैं कह दूं कि जनाब, जैसे नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, उन्हें पता था ना कि मुझे निकाल दिया जाएगा, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, उसके बाद उनको निकाल दिया। लेकिन वो जो उनका जुमला था वो हमेशा उनको सेव करता रहा कि जी उन्होंने कह दिया था जी मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो ये भी कह देंगे कि जनाब मैं तो असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, क्योंकि आप मुझे चलने नहीं दे रहे। तो चलने उनको कौन नहीं दे रहा? सही। लेकिन वो खुद बताएं कि उनको चलने कौन नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि ख्वाबों के बादशाह मंसूर वसान ने भी कहा कि 2021 जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म का नज़र आ रहा है, असम्बलियाँ टूटने का भी खदशा है, लेकिन इसका नुकसान क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क को होगा और जमहूरियत को होगा? क्योंकि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है बड़ी मुश्किल से उसकी दाग बेल पड़ी। अच्छा, ये भी तमाम प्रोसेसेस जो है ना, ये जमहूरियत का हिस्सा ही हैं। असम्बलियाँ तोड़ना ये भी एक कानूनी रास्ता है, इलेक्शंस मिड टर्म होना ये भी जमहूरी रास्ता है, टर्म का पूरा होना भी जमहूरी रास्ता है।
अगर जमहूरी रास्ता नहीं है तो वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मदाखलत करना जमहूरी नहीं है। सही। इन तमाम सियासत के मामलात को वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इस तरीके से इतनी तदब्बर और दानिशमंदी के साथ आगे लेके जाना चाहिए ताकि गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मदाखलत का मौका ना मिले। बहुत शुक्रिया नवीद अमान साहब, क्योंकि वक्त जो है अपना इख्तिताम को पहुंच चुका है। आपकी आमद के भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुआ यही है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएँ और अपने मेज़बान एहसन रज़ा को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।